वेलकम टू विक्रमाज फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट हो गया है और इस पेपर के अब तक 3 डेज हो चुके हैं, मतलब कि 3 दिन गुजर चुके हैं और एसएससी के सीएचएसएल के जो थीम्स थे वो सामने आने लगे कि आखिर किस थीम से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी के साथ साथ एक बात तो क्लियर हो गई और वो कौन सी बात है? बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी पार्टिकुलर थीम के अराउंड ही पूछे जा रहे हैं। मतलब ये कि किसी पार्टिकुलर थीम, मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसा कि पहले दिन से देखा गया था कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल हर शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। और भी कैसे आर्टिकल से क्वेश्चन आए हैं? आर्टिकल से क्वेश्चन आए हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये कि 1 से लेकर 100 के बीच जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन सारे आर्टिकल्स को याद कर लेना है। अब ये सारे आर्टिकल्स हैं, लगभग 100 आर्टिकल्स हैं। इसे कैसे मेमोराइज करें? तो हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं कि आखिर इन आर्टिकल्स को कैसे मेमोराइज करना है। तो आप हमारे चैनल पे जाएं और आप वहां जाकर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर एसएससी सीएचएसएल के नाम से एक वीडियो है। आप उस वीडियो को देख लें, आपके सारे आर्टिकल से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आखिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का टॉपिक लिया ही क्यों? क्योंकि देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर इस किसी खास डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। मतलब कि आपने कल देखा होगा या फिर आज देखा होगा, कल पल्लवास का पूछा था, वहीं आज एसएससी ने पूछा है चोलाज के बारे में कि चोलाज के फाउंडर कौन थे और पल्लवास के फाउंडर कौन थे। यही नहीं, हम सिर्फ फाउंडर ही नहीं बताएंगे आज आपको, इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उनकी राजधानी कहाँ थी। अगर वो डायनेस्टीज के साथ साथ फाउंडर पूछ रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आगे चलकर क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बताओ इसकी कैपिटल क्या है। तो आखिर हम एसएससी से 2 कदम आगे कैसे रहे, इसका एक ही तरीका है कि हम सबसे पहले उसके थीम को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद आगे वो कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है उस क्वेश्चन की तैयारी कर लें। तो आखिर हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और उसके फाउंडर के साथ साथ उनका कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले स्लाइड में हमको देखने को मिल रहा है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं जहां से डायनेस्टीज बनना शुरू हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि जब डायनेस्टीज नहीं थे तो उस समय कौन सा टाइम था? जनपद काल था। 16 जनपदाज हुए हैं हमारे हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 16 जनपदाज हुए हैं। उस 16 जनपदाज में अलग अलग जनपद हुए, जैसे कि मगध, अंग, माहिष्मति, लिच्छवी, इसके बाद काशी, कौशल, इस तरह के बहुत सारे महाजनपदाज हुए हैं। 16 काइंड ऑफ महाजनपदाज हुए हैं। लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे महाजनपदाज की, क्योंकि एसएससी का ज्यादातर फोकस इन डायनेस्टीज के ऊपर होता है। फिर इसके बाद के भी डायनेस्टीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर एक डायनेस्टी की। हर एक डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है वो बिंबिसार होता है। आप बिंदुसार से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिंदुसार जो था मौर्यन एम्पायर से था और जो बिंबिसार है वो कहां से है? हर एक डायनेस्टी से। इसकी जो राजधानी थी पहले राजगिरी थी, जिसको गिरिब्रज के नाम से भी जानते थे। उसके बाद इसने अपनी उसके बाद से बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद क्या हुआ, इसको कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कहां पे? पाटलिपुत्रा में। अगर वही हम शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश का जो फाउंडर था वो था शिशुनाग खुद ही थे और इनकी कैपिटल कहां थी? राजगीर। उसके बाद आता है नंद वंश। अगर नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का भी कैपिटल कहां था? पाटलिपुत्रा। सॉरी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नंद वंश के जो फाउंडर थे उनका नाम था महापद्मनंद। पद्मनंद। और इनका जो कैपिटल था राजगीर की जगह इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा एक एंशिएंट सिटी है जो कि मॉडर्न डे पटना के आसपास कहीं पे स्थित था।
पटना से आगे एक प्लेस है, मान लो ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है और ये बिहार की राजधानी पटना है, और यहीं पे आके सोन रिवर गंगा से मिलती है, इसको जिस प्लेस को बोलते हैं दानापुर, इसी के आसपास ये शहर होता होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। या फिर बहुत से अगर हम एंशिएंट रिकॉर्ड को देखें जैसे कि मेगास्थनीज को, तो उसने ही बताया है कि पोलीब्रोथा नाम का कोई जगह था जिसको कि इंडियन हिस्टोरियंस पाटलिपुत्रा के नाम से बोलते हैं। तो वो बताता है कि गंगा और सोन के जो संगम है, जो कॉन्फ्लुएंस है, वहां पे ये कैपिटल हुआ करती थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के बाद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आता है जो कि यहाँ मिस हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी। मैं ऊपर लिख रहा हूँ मौर्य डायनेस्टी के बारे में, और आप सभी को पता होगा कि मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम क्या था। जी हाँ, बिल्कुल गेस किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। जो मौर्यन डायनेस्टी था, मौर्यन डायनेस्टी जो थी उसका जो फाउंडर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी जो कैपिटल थी वो सिमिलर पाटलिपुत्रा ही थी। मतलब कि एंशिएंट टाइम पे पाटलिपुत्रा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट कैपिटल्स, मतलब कि वो एक काफी शक्ति का केंद्र हुआ करता था। वहां पे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती थी। इवन उसका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था वो काफी ऐसा सुटेबल था कि इन सारी चीजों के लिए काफी ही मुफीद जगह थी। इसलिए जितने भी एंशिएंट एम्पायर्स हुए हैं, जितने भी एंशिएंट डायनेस्टीज हुई हैं, वो सब के सब अपने कैपिटल को किस जगह को चुना उन्होंने चुना पाटलिपुत्रा को। अब बात करते हैं शुंग डायनेस्टी की। जैसे कि आपको पता होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने जो लास्ट किंग थे, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, उनका डेथ कर देता है और फिर अपना कैपिटल कहाँ रखता है, पाटलिपुत्रा। उसके बाद उसने अपने कैपिटल को मॉडर्न डे में मध्य प्रदेश में एक प्लेस है जिसको क्या हम बोलते हैं विदिशा, वहां पे वो अपने कैपिटल को एस्टेब्लिश करता है। इसके बाद आता है कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है उसका नाम होता है वासुदेव कण्व, और इसकी भी कैपिटल कहाँ होती है, पाटलिपुत्रा में। फिर अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, तो गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है वो श्रीगुप्त होता है, और इसका जो कैपिटल होता है, इसकी जो राजधानी होती है वो कहाँ होती है, पाटलिपुत्रा में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत से ऐसे डायनेस्टीज हैं जिसकी राजधानी कहाँ पे थी, पाटलिपुत्रा में थी। अब पाटलिपुत्रा में राजधानी थी तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम उस सारे डायनेस्टीज का नाम को जान ले जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। तो चलिए एक बार हम पाटलिपुत्रा, ताकि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और सही क्वेश्चन को टिक करें, या मैं ये बोलूं कि सही ऑप्शन को टिक करें जो कि आपके एसएससी के द्वारा आपसे पूछा गया हो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से डायनेस्टीज थे जिनकी कैपिटल पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। तो सबसे पहले हर एक डायनेस्टी की बात करें तो इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा। वहीं अगर बात करें शिशुनाग की, तो इसको थोड़ा देर के लिए स्किप करेंगे। और उसके बाद अगर हम शुंग डायनेस्टी की बात करें तो इसकी कैपिटल भी कहाँ, पाटलिपुत्रा। और वही नंद डायनेस्टी की बात करें, मैंने बोला एक प्रिंटिंग मिस्टेक, आप इसको इग्नोर करें, इसकी कैपिटल भी कहाँ, पाटलिपुत्रा। कण्व डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, मतलब कि इसकी कैपिटल भी कहाँ, पाटलिपुत्रा। मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे डायनेस्टीज थे जिनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा में। अब बात करते हैं चोला एम्पायर की, और चोला एम्पायर का जो फाउंडर था वो विजयालय था, और आज इस क्वेश्चन को पूछा गया है एसएससी के द्वारा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसकी जो राजधानी थी तंजौर में थी, इसको कि तंजौर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर देखें कुषाण जो डायनेस्टी था, इसके जो फाउंडर थे वो सिमुक थे, और इसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर अमरावती। अमरावती इज द प्लेस वेयर इट इज इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र मतलब हैदराबाद, सॉरी। और प्रतिष्ठान जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र का हिस्सा है। वहीं पल्लवास की बात करें तो सिम्हा विष्णु, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा,
कल के शिफ्ट में। इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। अगर हम राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट का जो फाउंडर था उसका नाम था दंती दुर्ग और इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। और वहीं चालुक्य की बात करें तो चालुक्य का जो फाउंडर था पुलसेकिन था, ये बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करता था और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? बदामी। वहीं अगर स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए स्लेव डायनेस्टी का, पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि स्लेव डायनेस्टी का बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो 1191 एंड 1192 में क्या होता है? इन दो डेट्स में होता है क्या? बैटल ऑफ तराइन। होता क्या है कि जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है उसमें क्या हो जाता है? आखिर ये बैटल ऑफ तराइन होता है किसके किसके बीच है? ये बैटल ऑफ तराइन होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं वो जीत के मद में चूर हो जाते हैं और फिर वो सॉरी चैन और सुकून की जिंदगी बिताते हैं। वहीं हार का घाव लिए हुए मोहम्मद गौरी उसने प्रण लिया कि जब तक इस पृथ्वीराज चौहान को मैं हरा न दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और उसने 1 साल तक पूरे 1 ईयर तक तैयारी करी। किस चीज की प्रिपरेशन करी? बैटल की प्रिपरेशन करी, वॉर की प्रिपरेशन करी। जिस तरीके से आपका एग्जामिनेशन एक वॉर की तरह है उसी तरीके से मोहम्मद गौरी ने भी क्या किया? अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को बलिदान, अपने पूरे चीजों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ बैटल की प्रिपरेशन में लगा रहा। वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान उसे लग रहा था कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। इस सिचुएशन में वो क्या करता है? वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है और मोहम्मद गौरी बोलता है कि फिर आ जाओ तराइन में। और फिर तराइन की लड़ाई होती है, उसमें क्या होता है? इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, हिसाब हो जाता है बराबर। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि सिर्फ हिसाब बराबर हुआ था, इसमें बहुत सा नुकसान हो गया था पृथ्वीराज चौहान का। और यहाँ से दिल्ली के अंदर में कब्जा हो जाता है किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का एक स्लेव होता है, स्लेव को हिंदी में बोलते हैं गुलाम। तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बोलता है कि ऐसा है कि अब तुम शासन करो, हम चले गौड़। तो 1194 में एक और वॉर होता है, बैटल ऑफ चंदावर। और ये निर्णायक लड़ाई होती है। इसमें लड़ाई होती है उसकी जयचंद के साथ, जिस जयचंद ने इन दो वॉर में किसका साथ दिया था? मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, क्योंकि उसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ अपनी कोई पर्सनल खुन्नस थी। उस खुन्नस का बदला लेने के लिए उसने क्या किया? मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या किया? 1194 में जयचंद से भी लड़ाई करी और दिल्ली का रास्ता उसके लिए साफ हो गया। चूंकि ये जो स्लेव डायनेस्टी थी इसमें सारे जो राजा थे कभी ना कभी किसी न किसी के गुलाम रहे थे, इस वजह से इस डायनेस्टी को ही बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद इल्तुतमिश बनता है। सबसे पहले उसने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद उसने क्या किया? उसको लगा कि नहीं भाई, इल्तुतमिश जब राजा बनता है वो क्या करता है? लाहौर से कैपिटल को कहां शिफ्ट करता है? दिल्ली में। उसके बाद आता खलजी। खलजी का जो आपने मूवी देखा ही होगा पद्मावत, जलालुद्दीन वाज द फाउंडर। और क्या होता है? उसका चाचा होता है, उसकी हत्या कर देता है। बाय द वे ही वाज द वेरी नोबल किंग, मतलब कि बहुत ही अच्छा राजा था। और ये मतलब कि पब्लिक वेलफेयर में इसका बहुत ज्यादा फोकस हुआ करता था। अब इसके बाद जितने भी राजवंश आएंगे सबकी राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तुगलक की, तुगलक में आपको 2 इंपॉर्टेंट किंग्स को पढ़ना होगा। मैं तो बोलूंगा कि 3 इंपॉर्टेंट किंग्स को पढ़ना होगा। एक होता है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक होता है। वहीं दूसरी एक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बहुत से ऐसे डिसीजंस थे, इसने सारे डिसीजन तो सोच समझकर ही लिए थे, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी दौर आ जाता है कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन गलत साबित हो जाता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था कि रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता था। और मतलब इत्तेफाक तो देखिए, इसने जितने भी रिस्क लिए सारे के सारे रिस्क गलत ही पड़े। मतलब ये कि इसके द्वारा लिया गया सारा जो स्टेप था वो क्या हुआ? बैकलैसेस हो गए, मतलब कि इसी के ऊपर उल्टा पड़ गया। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में कि इसने क्या किया कि इसने सोचा कि मैं अपनी कैपिटल को दिल्ली से कहां ले जाऊंगा?
दौलताबाद। दौलताबाद मतलब एक प्लेस है, यादवास वहां पे रूल करते थे, उनसे लड़ाई उसमें इसने खिलजी की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद से उनका देवगिरी जिसको बोलते हैं, इसने इसका नाम रख दिया था दौलताबाद, देवगिरी। उसके बाद देवगिरी से साउथ में था, नॉर्थ के लोग साउथ जाते हैं तो उनका वहां का क्लाइमेट उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहुत से लोग तो इतनी लंबी यात्रा में ही उनकी जान निकल जाती है, ऊपर से इतनी गर्मी, प्यास, पानी की कमी, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। कुछ लोगों को तो घर की याद आ रही थी, अपने होम सिकनेस में उनकी जान चली गई। तो ये थोड़ा उनके लिए, उसके लिए क्या हो गया कि बहुत ही एक खराब डिसीजन साबित हुआ और फाइनली उसको देवगिरी से क्या हुआ, वापस आना पड़ा दिल्ली में। एक इसका खराब डिसीजन था जो कि इसके ऊपर बहुत ही भारी पड़ा। वहीं दूसरी ओर बात करें, इसने इंट्रोड्यूस किया था टोकन करेंसी को, जो कि अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि टोकन करेंसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखेंगे। वही खुरासान पे उसने भी एक्सपेडिशन किया, मतलब कि खुरासान पे चढ़ाई कर दी, अननेसेसरी उसे वो नहीं करना चाहिए था। तो मतलब ये एमबीटी ऐसा राजा था जो कि बोलता था कि मैं तो डिसीजन सोच समझ कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे डिसीजंस मुझ पे ही उल्टा पड़ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोधी के बारे में, और लोधीज जो थे हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हिस्ट्री में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोधी। इसकी भी कैपिटल कहाँ थी, दिल्ली में। उसके बाद क्या होता है कि लोधी वंश का जो सबसे लास्ट जो किंग होता है उसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। और आपको पता ही होगा कि जब ये राजा था, जब ये किंग था, जब ये रूल कर रहा था दिल्ली के ऊपर में, तो उस टाइम से वेस्ट से एक लहर आ रही थी, उस लहर का नाम था बाबर। बाबर अपने एम्बिशंस लिए हुए आ रहा था, और कहां आक्रमण करना था उसे, दिल्ली के अंदर आक्रमण करना था। और 1526 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है, किसके और किसके बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। उसके बाद उसने 3 लड़ाइयां और लड़ी, चंदावर का युद्ध, उसके बाद राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई उसकी, घग्गर का युद्ध। तो ऐसे लड़ाइयां लड़ते लड़ते 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, जो मैं आगे बाबर की बात करूंगा। तो इब्राहिम लोधी जो था वो काफी इंपॉर्टेंट रूलर हो जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, क्योंकि 1526 एक माइलस्टोन इवेंट होता है, माइलस्टोन साबित हो जाता है भारत की राजनीति में। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बहलोल लोधी, और ये कहाँ के, इनकी राजधानी कहाँ पे थी, दिल्ली में। अगर वही मैं बात करूं मुगल्स की, तो मुगल्स की राजधानी कहाँ पे होगी, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, इनकी राजधानी आगरे में थी, और बाद में इसको शिफ्ट किया गया शाहजहां के द्वारा, और उसने आगरा से राजधानी को शिफ्ट करके कहाँ किया, दिल्ली के अंदर। मतलब ये कि अगर मुगल्स की बात करें तो आगरा भी आप इसकी कैपिटल मान के चल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अकबर, मतलब कि शाहजहां से पहले, या फिर अकबर, हुमायूं और बाबर, या फिर उसके बाद जो जहांगीर, इन लोगों ने अपनी जो कैपिटल कहाँ रखी थी, आगरे के अंदर रखी थी। लेकिन शाहजहां ने उस कैपिटल को शिफ्ट कहाँ किया, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। इसके जो फाउंडर थे बाबर था, और मैं बोलूंगा कि इसके बाद से डायनेस्टीज खत्म हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, डायनेस्टीज थी, छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जिनके बारे में क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसके बाद क्या होता है, 1707 में ये भी 1526 के बाद 1707 वाज द माइलस्टोन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 1707 में क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब के डेथ होने के बाद लेटर्स मुगल शुरू हो जाते हैं, लेटर मुगल्स। और ये क्या करते हैं, ये काफी कमजोर होते हैं, और कहें कि इतने इनका जो मेंटल एबिलिटी इतना नहीं होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि लोग काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, और इनको कोई भी बात बोलता था और उनके बहकावे में
आ जाते थे। इसके बाद से तो क्या बताऊं मैं, राजा राजा और रजवाड़ों की लाइन लग गई, मतलब कि 2 साल 4 साल 5 साल 11 साल 20 साल ऐसे राजे राजवाड़े इसमें मुगल्स में जी रहे थे। और एक साल आता है 1707 के बाद, एक टाइम आता है 1857 जो कि रिवोल्ट होता है। किसके लीडरशिप में, आपसे एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसएससी का रिवोल्ट, सॉरी 1850 एसएससी का रिवोल्ट नहीं, 1857 का रिवोल्ट किसकी नेतृत्व में होता है, मतलब कि किसके लीडरशिप में होता है। तो आप बोलेंगे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में होता है, या फिर आप यूं बोलेंगे कि बहादुर शाह सेकंड के नेतृत्व में होता है। और जो 1707 के बाद जो किंग बना औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसका बेटा बहादुर शाह फर्स्ट बोलते हैं उसको, जो कि बहुत ही अयोग्य शासक था, इनकॉम्पिटेंट शासक था। इसके बाद तो आपको पता ही हो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है, फिर अंग्रेजों का एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो मैं 1707 से लेकर जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर में, 1707 से लेकर आपको मैं बताऊंगा 1947 तक के कहानी को, लगभग 250 साल की कहानी मैं आपको बताऊंगा, और इसे बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में। इज दैट क्लियर? तो यहां तक हमारा ये सिलसिला खत्म होता है डायनेस्टीज का। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके लिए सिर्फ एक बच गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जनपदाज, और जनपदाज 16 जनपदाज है, मैं उनकी उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने पढ़ा डायनेस्टीज, उसके फाउंडर्स और उसके कैपिटल्स को, जहां से एसएससी ईच एंड एवरी डे एंड एज वेल एज ईच एंड एवरी शिफ्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप भी बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, आप इन ट्रैप्स में नहीं आओगे और अपना आंसर सही टिक करोगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।